कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का, है ना। मैंने पहला पार्ट मैंने डाल दिया है। आज के दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रांतिकाल, माध्यम मुक्त पथ, अनुगमन वेग और ओम का नियम, है ना। इतनी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए, ये डिफिनेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर से 3 नंबर में पूछी जाती है कि माध्यम मुक्त पथ बताइए क्या होता है, या श्रांतिकाल से आप क्या समझते हैं, या फिर टिप्पणी कीजिए कि बताइए अनुगमन वेग क्या होता है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, है ना। इस वजह से हम आपको ये डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है कि माध्यम मुक्त पथ क्या होता है, इसका नाम ही है माध्यम मुक्त पथ, है ना। मीन्स देखिए क्या है, धातुओं के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं, तो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, माध्यम मुक्त पथ कहलाती है। अब मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। मैंने मान लीजिए ये कोई धातु है हमारा, ठीक है, मैंने कोई ले लिया। अब इसमें आपको पता है कि भाई इसमें आयन भी तो पाए जाते हैं, देखिए आयन हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे, ये आयन हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, धातुओं के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये कहीं आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से, अब देखिए ये है, अब यहाँ किससे कह रहा है, धन आयनों से कह रहा है ना। तो ये अगर इससे टकराएगा, देखिए यहाँ से टकरा रहा है ना, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना। देखिए यहाँ पर मैंने बना दिया प्लस, ये आपका हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मीन्स जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु के, ये आपका धातु, तो धातु के धन आयनों से टकरा रहा, आप देख सकते हैं टकरा रहा है ना भाई। ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो सबसे टकराएगा। तो वही कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं, भाई टकरा रहा है ना। अब दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ गया, तो इसके और इसके बीच की दूरी होती है, ये जो दूरी होती है मिस, अब यहाँ से टकरा गया, अब यहाँ से ये यहाँ पे तो जाएगा, तो इसके मिस इलेक्ट्रॉन और आयन, धन आयन के बीच की जो दूरी होती है उससे ये क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको माध्य मुक्त पथ समझ में आया होगा। क्या मैंने बताया कि धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे ही हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्य मुक्त पथ समझ में आया होगा, और इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्य मुक्त पथ समझ में आया होगा, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये हो गया माध्य मुक्त पथ। अब देखिए श्रांतिकाल क्या होता है। श्रांतिकाल देखिए क्या होता है, श्रांतिकाल में भी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें भी क्या है वही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए ये मैंने बना दिया प्लस, ये इलेक्ट्रॉन कर दीजिए ना, यहाँ मैंने कर दिया प्लस, आयन हो गए और यहाँ। तो अब देखिए इसमें क्या है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से, देखिए यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो देखिए एक बार यहाँ टक्कर हुई, फिर यहाँ से यहाँ टक्कर हुई, फिर यहाँ से यहाँ। तो यही कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच, देखिए अब यहाँ पर एक बार यहाँ टच किया, फिर एक बार यहाँ, तो टक्कर हुई, मीन्स 2 बार टक्कर हुई कि नहीं। तो वही कह रहा है, हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। मीन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो देखिए एक बार टक्कर यहाँ होगी, फिर दोबारा यहाँ होगी, तो दो क्रमागत टक्कर हुई कि नहीं हुई है ना। तो 2 क्रमागत टक्कर हुई है, तो अब इसी के बीच जो समय लगता है, औसत समयांतराल, इसी के बीच जो समय लगता है उससे ही हम क्या कहते हैं, उससे ही हम श्रांतिकाल कहते हैं। एक बार ये इलेक्ट्रॉन है, एक बार इससे टच किया, इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, तो यहाँ कितनी बार टक्कर हुई, 2 बार हुई ना। तो 2 जो टक्कर हुई उन्हीं के बीच जो समय का अंतर है, समयांतराल है ना, जो समय का अंतर है उससे ही हम क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। और इसे हम
टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे हम बीडी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो श्रांतिकाल ये हो गया। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं अनुगमन वेग क्या होता है। देखिए इसमें इसका नाम ये वेग आया है, तो आप देख सकते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग क्या होता है आखिर। देखिए तीनों डिफरेंशन तो सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है, मैंने आपको बताया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। पहले आप अनुगमन वेग को देख लीजिए, इसमें क्या है। इसमें मैंने लिखा है धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का औसत वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। अब इसमें क्या है, अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन तो आया है, चलिए हम आपको कंफर्म करा देते हैं। ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, ये आपके आयन हो गए। इसमें जरूरी मीन्स इसमें थोड़ी ना कि आप धन आयन ही लेंगे, इसमें माइनस भी आएंगे आयन, लेकिन इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारा माइनस में होता है ना, वो ऋणायन से थोड़ी ना टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारा धनायन से टकराता है। तो देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए यहाँ से ये टकराएगा, यहाँ गया, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ 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 ऐसे टकराता है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गया यहाँ तक। अब ये दो इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन भाई दो क्रमागत टक्करों के बीच हो रहा है। लेकिन अब इसमें ये बताया गया वेग में क्या होता है, मतलब जितनी स्पीड से आखिर इसकी गति देखी जाती है, वेलोसिटी है ना, तो मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का औसत वेग में जिस स्पीड से जाता है इसकी चाल, वही इसका क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है या फिर अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। मीन्स धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का औसत वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। यहाँ से ये जितनी स्पीड में जाएगा और फिर यहाँ से ये जितनी स्पीड में जाएगा, भाई इसी का जो औसत वेग है वही हमारा क्या कहलाता है, अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों समझ में आए होंगे। और अनुगमन वेग या अपवाह वेग को हम v सफिक्स में d देख सकते हैं, v सफिक्स में d से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे तीनों अनुगमन वेग, अपवाह वेग हो गया और माध्यम मुक्त पथ हो गया और श्रांतिकाल हो गया। ठीक है, इतना आपको समझना होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए जो आपका माध्यम मुक्त पथ होता है वो क्या होता है, धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से टकराते रहते हैं और इन्हीं भाई टकराते रहते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, माध्यम मुक्त पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल हो गया माध्यम मुक्त पथ। फिर आता है श्रांतिकाल। अब श्रांतिकाल मतलब क्या होगा, तो इसमें भी वही होगा, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो क्रमागत लगातार टक्करों के बीच औसत समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया। फिर आते हैं, देख लीजिए आप इसमें लिखा अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इसमें क्या है, इसमें बस क्या है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धन आयनों से हुई दो लगातार टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन का औसत वेग या अपवाह वेग कहलाता है। इसे हम v सफिक्स में d से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये आपके हो गए तीनों डिफरेंशन। उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंशन समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बता देते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, है ना। तो देखिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है। देखिए ये 2 नंबर में आता है, इसको लॉन्ग डेरिवेशन तो है नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ ही जाए तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या है, तो अब हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर धारा घनत्व की परिभाषा से, धारा घनत्व की
परिभाषा से, धारा घनत्व की परिभाषा से। चलिए ये हो जाएगा। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तो अब धारा घनत्व की परिभाषा में धारा घनत्व का फार्मूला क्या होगा? आपको लर्न है? नहीं लर्न है ना, तो पढ़ लीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं धारा घनत्व, जैसे मैं पूछ लूं कि धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती, तो वो भी आपको लर्न नहीं होगी। आप चीटिंग करेंगे, कॉपी में पन्ना पेज पलटेंगे, तब आप देखेंगे यहाँ सर धारा घनत्व की ये परिभाषा होती है। देखिए मैं बताता हूँ, धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है J बराबर I/A। मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही तो होगा। इसीलिए कहते हैं आपको डिफिनेशन लर्न होनी चाहिए, ताकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हाँ सर मुझे आ रहा है। चलिए मैंने बता दिया, डेरिवेशन करा लेते हैं। तो मैंने लिखा धारा घनत्व की परिभाषा, तो इस ध्यान देंगे J बराबर I/A। ठीक है, ये मैंने लिख दिया J बराबर I/A। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम लिखेंगे अनुगमन वेग की परिभाषा से। क्या लिखेंगे? अनुगमन वेग, अनुगमन अनुगमन वेग की अनुगमन वेग की परिभाषा से, है ना? अनुगमन वेग की परिभाषा से। तो अनुगमन वेग देखिए क्या होता है? वो होता है I बराबर NAVDE। ठीक है, NAVDE। इसको मानिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान आप उठा करके 1 में रख दीजिए। देखिए यहाँ पर I है ना, I का मान देखिए I यहाँ लिखा है, तो समीकरण 2 का मान इसमें रख देंगे, तभी तो हमें संबंध मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, है ना? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए यहाँ J बराबर, जहां पर I है वहां पर क्या लिखेंगे? NAVDE अपॉन में A हो जाएगा। तो देख सकते हैं A से A हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो J बराबर हमारा क्या बचेगा? यहाँ से लिखेंगे J बराबर हमारा बचेगा NEVD, है ना? J बराबर NEVD। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देख सकते हैं आप, J बराबर NEVD हो गया। तो ये हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध था। इसलिए मैंने कहा ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, तो आप इसको कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका ओम का नियम करा देता हूँ। फिर मैं आपको इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ओम का नियम करा देता हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। आखिर ओम का नियम होता क्या है? तो ओम का नियम मैंने लिखा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मतलब जैसे लंबाई हो गया मीन्स लेंथ हो गया, क्षेत्रफल मीन्स एरिया हो गया ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए, आदि में परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा सिरों पर बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ये आपका ओम का नियम कहता है, ये आपका ओम का नियम है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I में जब हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू I, अब ये हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा R, तो V बराबर IR हो जाएगा। और यहाँ से हमारा फार्मूला निकल आएगा R बराबर V अपॉन I, या फिर I को वहां रख देंगे तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा, है ना? तो ये आपका ओम का नियम हो जाएगा। तो ओम का नियम मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, भौतिक अवस्था, लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा सिरों पर बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, ओम का नियम कहलाता है।
V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR या I बराबर V अपॉन R या R बराबर V अपॉन I। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारा R क्या है, V क्या है और I क्या है। तो आप देख सकते हैं V को हम विभवांतर लिखते हैं, तो V आपका विभवांतर हो जाएगा। I आपको पता ही है धारा होती है, R हम बता देते हैं, R आपका होता है रेजिस्टेंस, में जिसको कहते हैं प्रतिरोध, है ना। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने ओम का नियम भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें, है ना। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आप उतना पढ़ते ही जाइएगा। आने वाले एग्जाम यूपी बोर्ड 2025 में आप अच्छे परसेंटेज गेन करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। बस आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी डिफिनेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।